वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज है परीक्षा अध्ययन 2024, ये कक्षा 10 का हिंदी। इसके अंदर जो है हम 2023 का एक्सरसाइज इस सेट के अंदर करेंगे आज के वीडियोस में। इससे पहले वाले वीडियो में 2022 का जो है एक्सरसाइज हमने किया हुआ है, तो उसको हम इजी वे में, और ताकि हमें याद ना करना पड़े बहुत तर्क न, हम जो इसको ट्रिक के माध्यम से, ताकि हमें यहीं पर वीडियो पे ही देखते देखते हमें वो चीज़ें याद हो जाएं और आपको बार बार उस चीज़ को रटना ना पड़े। इसी थीम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 जो आपके 2024 में आने वाला है। पूर्णांक है 75 का, जो 2023 का पेपर है ये, उसको यहाँ पे किया गया है। और इसी तरह का पेपर आपके 2024 वाले एग्ज़ाम में आएगा। पहला है सही विकल्प चयन कीजिए, 6 नंबर के आएंगे और यही क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं। मैं यहीं का यहीं याद करा दूंगा, बस आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आप अंत में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो क्या मानते थे? बाल गोविंद जो भगत साहब मानते थे तो कबीर। इसका जो है, इसका आंसर क्या है? बाल गोविंद भगत साहब मानते थे तो ये कबीर इसका जो है सही जवाब इसका होगा। दूसरा वाला, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे चलने लगा, तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? रीति वाचक। धीरे धीरे चलने की रीति थी, यहाँ पर रीतिवाचक जो है इसका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखते हैं। बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे। तो भभूत, भभूत क्या होता है? जैसे राख को जैसे हम जलने के बाद लकड़ी वगैरह या हवन वगैरह होता है, उसके बाद जो जलने के बाद जो बचता है तो वो है एस, जो बचता है उसको हम भभूत कहते हैं। तो बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता किसका टीका लगाते थे? तो भभूत का। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बालक जो है भूतों से डरते हैं। सिर्फ मेरा यहाँ पर समझाने का आपको तरीका है, बाकी मेरा किसी से कोई विशेष किसी शब्द को बिगाड़ने से मेरा कोई इसमें तथ्य नहीं है। बस आपको याद कराने के लिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। तो बालक को क्या है? भूतों से डर लगता है, तो यहाँ पर भभूत का बालक तारकेश्वर नाथ को सुपिता टीका लगाते थे। उसके बाद रीतिकाल के कवि कौन थे? तो रीतिकाल के कवि भूषण थे। तो रीतिकाल के कवि कौन थे? भूषण। अब इसको हम देखिए कैसे याद कर सकते हैं कि रीतिकाल के कवि जो है भूषण थे। तो रीतिकाल मतलब प्राचीन काल से ही जो है आभूषण पहनने की, तो प्राचीन काल से ही जो है आभूषण, भूषण से हम बना लेते हैं आभूषण, तो आभूषण जो है पहनने की जो है प्रथा चलती आ रही है। तो रीतिकाल हम ऐसा समझ सकते हैं कि पुराने काल से ही जो है आभूषण पहनने की जो है रीति या प्रथा चल रही है। तो रीतिकाल से भूषण हमको याद हो जाएगा यहीं का यहीं। उसके बाद नेक्स्ट है तुलसीदास की रचना। तुलसीदास की जो है रचना क्या है, इसे देखते हैं। याद करने का तरीका कैसे याद कर सकते हैं जल्दी। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। अब देखिए, इससे हम ऐसा ऐसा सोच सकते हैं कि जो तुलसीदास थे वो बहुत विनम्र थे, और उन्होंने अपनी पत्रिका के अंदर जो है काफ़ी विनम्र चीज़ों के बारे में, विनम्र जो है उनके भावों को जो है व्यक्त किया है। तो तुलसीदास जो है विनम्र आदमी, विनम्र थे, विनम्र कवि थे, और उन्हें अपनी पत्रिका में विनम्रता से संबंधित कई लेखन किए हैं। तो इससे हमें याद हो जाएगा तुलसीदास विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम क्या है? अब याद तो हमें करना पड़ता है, ये तो पूरे रस हमें याद करने पड़ेंगे 10 के 10, लेकिन अभी आपको जल्दी याद हो जाए, यहीं का यहीं याद हो जाए, इसके लिए ही हमने वीडियो तो आपको बहुत मिलेंगे, अध्ययन भी आप खरीद सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। बस मेरा समझाने का तरीका ये है कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए, बार बार आपके दिमाग में रटना ना पड़े। तो 10वें रस का नाम क्या है? तो वात्सल्य। तो वात्सल्य से हम ये बता सकते हैं कि बातों ही बातों में जो है हम काफ़ी जो है हमें दसों रस की जो है अनुभूति हो गई। तो ऐसा करके याद कर सकते हैं कि हम जो है ऐसी ऐसी बातें हमारी जो है हमारे दोस्तों के बीच में हुई कि हमें जो है दसवों जो है रस की अनुभूति हुई। हमारे दोस्त इतने अच्छे ज्ञानमान हैं।
तो वात्सल्य 10वें रस के अंदर जो है वात्सल्य, इसको आपने मिला लेना है। चलिए एक बार फिर से यहीं देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत मानते थे, ये कबीर हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलने की रीति है। बालक को क्या लगाते थे? भभूत उसके पिताजी लगाते थे। उसके बाद आभूषण पहनने की रीति है। उसके बाद जो है विनम्र, तुलसीदास जी विनम्र थे। 10वें रस जो है बातों ही बातों में इतना आनंद आ गया, तो वात्सल्य आप कर सकेंगे, 10वें रस का वात्सल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों का विकल्प का चयन कीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। आपने जो है ये पढ़ा हुआ होगा कि संधि के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं संधि से थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि संधि से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ना। संधि में का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ना होता है। अतः 2 निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, यहाँ पर 2 अलग अलग जैसे शब्द हैं, यहाँ हिम प्लस आलय, दोनों को हमने जोड़ दिया, इससे बन गया हिमालय। महेंद्र को 2 भागों में जो विभाजित करेंगे तो मही प्लस इंद्र। इसके बाद जो बार बार आता है कि हमारा संधि जो है कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यद्ध संधि, यण संधि और आयादि संधि। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने ये आपको जो है इजी वे में समझाने की कोशिश किया है, ताकि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए कि किसके कितने भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी जो है कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी हिमालय के अंदर है। हिमालय नाम जो पर्वत है हमारे उत्तर दिशा में, वहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कंचनजंगा है। सूरदास जी के गुरुजी का नाम क्या था? तो सूरदास जी के गुरुजी का नाम जो है वल्लभाचार्य था। तो कैसे याद कर सकते हैं? जो सूरदास जी के जो गुरु थे वो बहुत ही बलशाली थे। बल, तो गुरु लोग तो बलशाली ही होंगे, तो बल से याद कर सकते हैं कि सूरदास जी के गुरु जो है काफ़ी बलशाली थे, इससे हमें वल्लभाचार्य याद हो जाएगा। तो हमने क्या किया? संधि के कितने भेद? तो संधि के 3 भेद। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचन, ठीक है, कंचनजंगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंचनजंगा 2 बार इसमें बिंदी आ रही है, ऐसा भी आप करके याद रख सकते हैं। सूरदास के कितने गुरु थे? सूरदास के गुरु जो है के गुरु कौन थे? तो बल जिनके पास होगा वही उनके गुरु होंगे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। 16 मात्राएं। अब इसको देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसको जो है समझा चुका हूँ, चौपाई कैसी होती हैं या उनकी क्या है, उनके परिभाषा क्या है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन याद करने के लिए कैसे करेंगे? देखिए, छंद छा शब्द आ रहा है, तो 16 छोला, तो यहाँ पे छा से ये 6, तो 16 मात्राएं होती हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? महाकाव्य और खंड काव्य। तो जो महान का आदमी होगा उसका खंड खंड होगा, खंड खंड कर देता है दूसरे लोगों की किसी बात पे, या क्योंकि वो ज्ञानवाद होता है, बड़ी बड़ी बातों का जो है वो खंड कर देता है, उनको समझा देता है अलग अलग टुकड़े करके। तो आपको यहाँ पर नहीं करना, सिर्फ मैं समझाने के लिए किया हूँ, बस आपको इतना करना है कि महाकाव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यदि आ गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रतिमा बनाने वाले का नाम कौन था? मोती लाल। तो कैसे याद कर सकते हैं? सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। जो प्रतिमा बनाने वाला था उसने जो है मूर्ति को, प्रतिमा को कैसा कर दिया? लाल रंग का बनाया, और लाल रंग का बनाने के बाद उसमें मोतियाँ जड़ दी। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल, या आप याद कर लेंगे, दिमाग में अपने बैठा सकते हैं कि लाल रंग की प्रतिमा बनाई और उसमें मोतियाँ जड़ दी। तो यहाँ का यहाँ आपको याद हो गया होगा। आई होप इजी वे में मैंने यहीं का यहीं समझा दिया आपको कि संधि के 3 भेद। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी से कंचनजंगा, सूरदास के गुरु जो है बहुत बलशाली थे, चौपाई में 16, प्रबंध 2 और प्रतिमा में मोती लाल। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, यहीं का यहीं याद और आगे का काम खत्म।
ताकि हमें बार बार रटे नहीं, यहीं का यहीं याद, और आपके एग्ज़ाम में 5 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें जो है नंबर 1 मार्क्स के साथ आप जो है एग्ज़ाम में बैठें। चलिए, गद्य की प्रमुख विधाएं। गद्य की प्रमुख विधा जो है इसमें निबंध है। मैं और भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रखे कि गद्य की कौन कौन सी गद्य की विधा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गद्य की विधाएं ये जो हैं आपके कोर्स में ये दी हुई हैं। तो ये कोई भी नाम आते हैं यदि बदल बदल के, तो आपको इनके जो है आंसर पता होने चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, और आपके इसमें ऑप्शन में निबंध दिया हुआ था तो इसलिए निबंध में हमने टिक किया। संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मचित्र, और ये जो है आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यातावृत्त, यतोरताज, कविता, लघुकथा, प्रहसन, विज्ञान कथा, व्यंग्य और पुस्तक समीक्षा, पर्यालोचन और साक्षात्कार। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी साहित्य की जो है विधाएं ये समझ में आ जाएगा। यदि मैच करने के लिए कहीं से भी आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज किसने लिखा है? तो ये जो है यश पाल। तो जिसके पास, अब कैसे याद करेंगे देखिए, जिसके पास लाखों रुपए हो गया उसी का तो यश होगा, ठीक है, और वही कई लोगों को पालता है, ऐसा करके याद कर लीजिए। तो लखनवी अंदाज, यश पाल। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी क्या होता है? तो अंधे की लाठी जो है एकमात्र सहारा। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जिसके पास, यदि अंधे के पास लाठी ना हो तो उसके पास सहारा क्या होगा? तो एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ? तो जब उसको, उनको खुद ही पता नहीं मैं क्यों लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो है उसको उनको इस चीज़ का ज्ञात नहीं है, तो अज्ञेय करके आप याद कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सिर्फ ये जो तोड़ रहा हूँ सिर्फ आपको याद कराने के लिए, किसी से भी मेरा नाम बिगाड़ने या कोई ऐसा जो है मेरा कोई ध्येय नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसे जो है ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट 5th नंबर, कामायनी। कामायनी क्या है? कामायनी का जय शंकर प्रसाद। तो हमेशा जो है सभी लोग जो है किसकी कामना करते हैं? प्रसाद पाने की। जो है मंदिरों में जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी प्रसाद मिल जाए और प्रसाद हम खा लें। तो और भी ऐसा सकते हैं, जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जय करते हैं, और जय करने के बाद आप क्या लेते हैं? प्रसाद करते हैं। यही जो है भक्तों की जो है मनोकामना होती है कि भगवान के वहाँ पे जाएं और शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और अंत में जो है प्रसाद लेते हैं। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। तो कामायनी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है 6 नंबर, मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मानव है, यहाँ भी मानव है, तो इससे आप याद कर लेंगे मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण। तो इजी वे में हमने समझा कि गद्य की प्रमुख विधा निबंध है। लाखों वाला हमने याद किया, यश होगा। अंधा जो है उसको सहारा चाहिए। मैं क्यों लिखता हूँ? ज्ञान। उसके बाद कामना, शंकर जी का प्रसाद। उसके बाद मानव, यहाँ भी मानव है। तो यहाँ का यहाँ हमें सही जोड़ी जो है याद हो गई। दोस्तों सभी को जो है ये याद हो गई होगी और आप एग्ज़ाम के लिए जो है, जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर लाएंगे, यही मेरा जो है यही होप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहीं का यहीं जो है हम इसे जो है याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार का अर्थ ये है कि वस्तु की पूर्ति कम और मांग ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि वस्तुएं बाजार में कम हैं और खाने वाले, जैसे मैं बोलूँ टमाटर तो कम है और लेने वाले ज़्यादा हो गए, तो यही है, वस्तु की पूर्ति कम है और मांग अधिक हो जाना। मतलब अनार एक है और बीमार कई हो गए, सबको अनार ही चाहिए ठीक होने के लिए। तो इसको आपने याद कर लेना है। भोलेनाथ के पिताजी गंगा के आटे में कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो वो 500, 500 आपको याद रखना है। तो गोलियां, कितनी गोलियां हैं ये देखिए, लास्ट में देखिए अंडे की तरह हैं ये, तो 502 ये ऐसे रख देना है और 5 बना देना है, तो ये गोलियां ऐसे समझ में आ रहा है, 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? बाल कल्पना से। किससे की है? बाल कल्पना से। तो बादलों की तुलना, कवि ने बादलों की तुलना किससे की थी? बाल के, बालक जो कल्पना करता है, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाल कल्पना से।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के हैं 4 अंग। ये मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ, 4 अंग प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है। आप वीडियो जो है अगेन आप देख सकते हैं, समय ताकि बर्बाद ना हो। यदि आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखेंगे सेट इसका जो है 2022 वाला, तो उसमें मैंने 4 अंग जो है बताए हुए हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। गद्य की 3 गौण विधाएं कौन सी हैं? अब ये तो दोस्त याद करना ही पड़ेगा। ये जो है संस्मरण, ठीक है। तो पहला तो गद्य की 3 विधाएं, एक तो मरण वाला याद कर लो, उसके बाद रिपोर्टाज है, मरने की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? उसको डायरी में एंट्री करनी पड़ेगी। तो ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए, जो है मरने की जो है रिपोर्ट देनी पड़ती है, और उसकी डायरी में जो है नोट्स बनानी पड़ती हैं। ये गद्य की 3 गौण विधाएं हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। चलिए मैं समास के बारे में आपको जो है दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे। समास का तात्पर्य जो है संक्षिप्तीकरण होता है, अतः इसका शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? छोटा रूप, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को हम समास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समास के भेद 1 2 3 4 5 6 जो हमने इसमें जो ये एक शब्दों में भरा था, देख लीजिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीय समास। नेक्स्ट देखिए, सत्य और असत्य। जो जीता ना सके उसे अजेय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो जीत ही नहीं सकते हो वो तो अजेय ही है, तो ये सत्य होगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, असत्य है। वाहन की दिशा बदलती है, ये सत्य होता, तो ये जो है असत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, अमेरिका ने गिराया था, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो हिरोशिमा वाले में जो परमाणु बम गिरा था ये सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, असत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो दोहा एक सममात्रिक छंद नहीं है, ये आपका जो है असत्य है। आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो सत्य है। तो ये देखिए, पहले आग आई, ये सत्य है। उसके बाद परमाणु बम सत्य है, और जो जीता ना जा सके ये जो है ये भी हमारा सत्य है। बाकी इसमें जो है असत्य हैं। तो आपको आई होप ये सभी समझ में आ गए होंगे इजी वे में। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट्स में लिखना है कि क्या मेरे समझाने का तरीका सही था, क्या आपको इसी में ही याद हो गया। यदि याद हो गया तो मैं बाकी सब्जेक्ट के भी जो है पेपर्स आपको इस तरह हेल्प कर सकता हूँ, ताकि आपका समय बचे, कम से कम समय में आप देख के और तुरंत यहीं का यहीं याद हो जाए। नेक्स्ट पेपर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।